प्रभात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। उत्तराखंड में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई हुई है। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में चुनाव आयोग की ये बड़ी कार्रवाई, कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल पर मुकदमा दर्ज किया गया। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में केस दर्ज हुआ है। और खबर ये भी कि सीएम धामी की पत्नी गीता धामी समेत 6 अन्य नेताओं को भी नोटिस दिया गया है। कई विधायकों को भी नोटिस दिया गया। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में ये नोटिस जारी किया गया है। भगवानपुर से कांग्रेस की ममता राकेश को नोटिस जारी किया गया है। उत्तराखंड में चुनाव 14 फरवरी को, उससे पहले लगातार प्रचार प्रसार हो रहा है वर्चुअल माध्यम से, लेकिन बिशन सिंह चुफाल पर केस दर्ज किया गया है आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में। और जानकारी यह है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी समेत और कुछ विधायक हैं जिनको नोटिस दिया गया है, जवाब मांगा गया है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, ये मंशा चुनाव आयोग की साफ है। एक्शन में चुनाव आयोग दिखाई दे रहा है उत्तराखंड में। कैबिनेट मंत्री है बिशन सिंह चुफाल और बेड़ीहाट से विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के बेहद सीनियर नेता हैं, सीनियर लीडर हैं। और आचार संहिता उल्लंघन का आरोप इन पर लगा हुआ है, जिसके बाद केस दर्ज किया गया। बड़ी खबर आपके सामने, कई विधायक और भी हैं जिनको नोटिस दिया गया है। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में फंसे बिशन सिंह चुफाल चुनाव के करीब आते आते ये उनकी मुश्किल बढ़ाने वाली खबर है। आचार संहिता उल्लंघन किया गया, जिसके बाद केस दर्ज किया गया है। और भी तमाम विधायकों का नाम निकल करके सामने आ रहा है, जिन पर भी ये कहा जा रहा है कि शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। नोटिस थमा दिया गया। उत्तराखंड चुनाव में भाजपा की लिस्ट फाइनल हो चुकी है, ये कहा जा रहा है। आज जारी होगी भाजपा प्रत्याशियों की लिस्ट। इसको लेकर लगातार आपने देखा किस तरीके से माथापच्ची हुई, मंथन का दौर चला। उत्तराखंड चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट फाइनल हो चुकी है, ये कहा जा रहा है। और आज भाजपा की लिस्ट जारी हो सकती है। दिल्ली में दोपहर 12 बजे भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ये जानकारी। और 62 से 65 प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी बीजेपी की तरफ से। सीएम धामी खटीमा से, मदन कौशिक हरिद्वार से चुनावी मैदान में होंगे, ये जानकारी मिल रही है। और साथ ही साथ जिन सीटों पर पेच फंसा हुआ है उन पर लगातार मंथन चलता रहेगा 1-2 दिन, और जल्द ही उनको लेकर भी स्थिति साफ हो जाएगी। बहरहाल 62 से 65 सीटों को लेकर यह कहा जा रहा है कि आज पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। आज जारी होगी भाजपा प्रत्याशियों की सूची। अब इसी पर हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। अविनाश दिल्ली से मौजूद हैं और साथ ही पंकज राणा देहरादून से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश, आज ये कहा जा रहा है कि फाइनल हो जाएगी भाजपा की लिस्ट, 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। क्या कुछ होगा, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? जो मसला अटका हुआ था, पेच फंसा हुआ था, वो सब साफ हो गया है? देखिए, अगर बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। हालांकि अभी वक्त निर्धारित नहीं किया गया है। जो 12 बजे की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, इसका वक्त अभी निर्धारित नहीं किया गया है। लेकिन ये प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने जरूर कहा है कि आज हम पहली लिस्ट जारी कर देंगे। 50 से ज़्यादा उम्मीदवारों की पहली ये सूची होगी, जिसमें तमाम सारे उम्मीदवारों को नाम की घोषणा की जाएगी और वो अपना अपना जो चुनाव का नामांकन है वो कर सकेंगे। क्योंकि उत्तराखंड में नामांकन की आखिरी तारीख 28 जनवरी है। लिहाजा बीजेपी आज अपने प्रथम सूची जारी करके तमाम सारे उम्मीदवारों को नामांकन करने के लिए आदेश दे देगी और इसके बाद प्रचार अभियान की भी शुरुआत करेगी। क्योंकि अभी तक कई सारे ऐसे प्रत्याशी, कई सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो टिकट मिलने की आस में अपना प्रचार नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा है टिकट फाइनल हो तब वो प्रचार शुरू करे। तो लिहाजा बीजेपी अब इस पर लेट नहीं करने वाली है। आज उत्तराखंड की प्रथम सूची जारी कर देगी, जिसमें 50+ उम्मीदवारों का नाम होगा और उनके नामों की घोषणा हो जाएगी। हालांकि अभी समय निर्धारित नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि दोपहर के बाद ये सूची जारी कर दी जाएगी। जो 5 से 6 सीटें, अविनाश, अभी भी ये कहा जा रहा है कि अगर आज सूची जारी होती है तो 62 से 65 सीटों पर स्थिति साफ होगी। बाकी की जो बची हुई सीटें हैं, 5 या फिर 7 तक की सीटें बताई जा रही हैं, उनको लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। क्या लग रहा है, किस तरीके से, किन किन बातों को ध्यान में रखा जाएगा? क्योंकि हरक सिंह रावत जिस तरीके से बागी हुए हैं, जिस तरीके से वो कांग्रेस के साथ जाकर के मिले, हालांकि वहां पर भी उनकी घर वापसी अभी हुई नहीं है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि टिकट को फाइनलाइज करने में इतना वक्त लग रहा है बीजेपी में।
जी देखिए, अगर बात करें तो हरक सिंह रावत अब बीजेपी के लिए इशू नहीं रहे हैं, क्योंकि हरक सिंह रावत को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस में भी उनकी बात बनी नहीं है। हरक सिंह रावत को अब ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही है भारतीय जनता पार्टी, ना ही उनका वेटेज ले रही है। जो अभी टिकट में जहां पेच फंसा हुआ है उनमें ज़्यादातर बीजेपी ये देख रही है कि कहाँ पे कौन से उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने इस बार एक ही फार्मूला रखा है कि उनको जिताऊ कैंडिडेट को ही उम्मीदवार बनाना है, जो जाकर बेहतर चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं, उन्हीं को अपना उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी बना रही है। और ऐसे कई सारे विधायक भी हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है, उनको टिकट रिपीट किया जाएगा। लेकिन बीजेपी ने अपना 3 बार इंटरनल सर्वे करवाया है, उत्तराखंड के अंदर भी और उत्तर प्रदेश के अंदर भी करवाया था। तो उत्तराखंड के अंदर जिन विधायकों के काम से जनता संतुष्ट है उनको तो फिर से रिपीट किया जाएगा, लेकिन जिनके काम से जनता संतुष्ट नहीं है, नाराजगी है, उनके टिकट काटे जाएंगे। 8 से 10 ऐसी सीट बताई जा रही है जहां पे विधायकों की तब्दीली देखने को मिलेगी, यानी कि टिकट उन विधायकों को नहीं मिलेगा जो 2017 में जीते थे। बाकायदा नए प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। ठीक है अविनाश, आप दोनों ही रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। बहरहाल टिकटों को लेकर लगातार माथापच्ची जारी है। देहरादून से यह बड़ी खबर है, भाजपा प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल हो चुकी है। जल्द ही सभी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जाएगी, ये भी जानकारी मिल रही है। और साथ ही साथ आज 11 बजे मुख्यमंत्री धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक देहरादून पहुंचने वाले, ऐसी भी खबर है। और कई बैठकों में मुख्यमंत्री और मदन कौशिक को वहां पर शिरकत करना है, ये बड़ी जानकारी। भाजपा प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल हो चुकी है लगभग, और साथ ही जल्द ही सभी प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल हो जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक देहरादून पहुंचेंगे और वहां पर भी कई बैठकें होनी है। दिल्ली में मंथन के बाद आज सुबह 11 बजे देहरादून पहुंचेंगे दोनों ही दिग्गज, उसके बाद वहां पर बैठकों का दौर आगे चलेगा। चलिए, इसी पर 2 सहयोगी लगातार बने हुए, अविनाश भी दिल्ली से लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं और देहरादून से पंकज राणा लगातार बने हुए। पंकज, आपके पास में सीधे रुक कर रही हूँ। देहरादून पहुंचने वाले 11 बजे वहां पर आने का कार्यक्रम भी है धामी का और मदन कौशिक का। जब लिस्ट जारी होगी भारतीय जनता पार्टी की, सबसे पहले तो वो लिस्ट देहरादून से जारी होगी या फिर दिल्ली से होगी? और लिस्ट जारी होने के दौरान मदन कौशिक और धामी कहाँ पर रहेंगे, इसको लेकर भी आप स्थिति साफ कीजिए। दीपा, देखिए सभी सीटों पर लगभग सहमति बन गई है और 60 सीटें ऐसी हैं जिन पर पार्टी आज प्रत्याशी घोषित कर देगी। जहां तक क्योंकि देहरादून से ही संभावित माना जा रहा है कि यहीं से जो प्रत्याशी हैं उनका ऐलान किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली से तो जो बैठक हुई थी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक, उसमें अंतिम बोल लगा के और जो स्टेट के पार्लियामेंट्री बोर्ड है उनको ये दे दिया गया है, सूची दे दी गई है। वो देहरादून से ही आज संभवतः मदन कौशिक और मुख्यमंत्री ये सूची जारी करेंगे और 11 बजे के करीब उनका देहरादून आने का कार्यक्रम है। संभवतः इसमें थोड़ा और विलंब भी हो सकता है, लेकिन 11 बजे बताया जा रहा था कि प्रदेश कार्यालय में कई बैठकें होंगी और उसके बाद सभी नेताओं से रायशुमारी करके वो अंतिम लिस्ट जारी कर देंगे। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि अभी भी जिन सीटों पर पेच फंसा हुआ है उस पर मंथन का दौर किया जाना है। ये माना जा रहा है कि जिन सीटों पर 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी पेच फंसा हुआ है, उनको अभी लेकर 25 तारीख तक संभवतः है कि उन पर मंथन किया जाएगा, उसके बाद वो लिस्ट जारी की जाएंगी। लेकिन पहली सूची आज भाजपा जारी कर देगी, क्योंकि कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी उत्तराखंड में और कल से ही तमाम जो प्रत्याशी हैं जिनको प्रत्याशी बनाएगी पार्टी, उनके नाम घोषित करने के बाद उनकी प्रक्रिया वो आगे बढ़ानी शुरू कर देंगे। उसके साथ साथ ये भी सूचना है क्योंकि कई ऐसे विधायक हैं जिनके टिकट कटने की संभावना है। पार्टी ने एक सर्वे कराया था, सर्वे के आधार पर जो जिताऊ कैंडिडेट नहीं है उनके टिकट कट सकते हैं। इसके अलावा पार्टी ने यह तय कर दिया है जो जिताऊ ए कैटेगरी की सीट थी उन पर लगभग सहमति बन गई है, उनके नाम फाइनल हो गए हैं। 60 सीटें लगभग तय हो गई हैं, उनकी सूची आज जारी कर दी जाएगी। एक बड़ी बात यह भी है क्योंकि 13 तारीख से लगातार दिल्ली में मंथन चल रहा है टिकटों को लेकर, लेकिन देहरादून के जो दावेदार नेता हैं, चाहे विधायक हों या जो दावेदारी कर रहे हैं वो नेता, उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि आखिरकार किसको टिकट मिलेगा। आज सभी का इंतजार लगभग खत्म हो बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, वो अपनी दावेदारी को लगातार पेश कर रहे हैं। लेकिन हाईकमान अब क्या फैसला लेता है, क्योंकि दिल्ली से ही फैसला निकलना है। जो फैसला होगा, अब आपने जानकारी ये दी कि देहरादून से हो सकता है प्रत्याशियों की लिस्ट का ऐलान कर दिया जाए, लिस्ट सामने रखा जाए और 10 से 12 सीटों को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। ये हम जानकारी आप दे रहे हैं। आप दोनों ही रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। अब कल से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 28 तारीख नॉमिनेशन की आखिरी डेट है, उससे पहले लिस्ट जारी करनी है दोनों ही पार्टियों को। देखिए, भाजपा की बात हमने की, लेकिन अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। आज फिर दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है। ये बैठक अपने आप में बहुत अहम होगी। गुटबाजी ने बढ़ाई उत्तराखंड कांग्रेस की टेंशन। जी आप, प्रीतम सिंह और हरीश रावत के बीच में 30 सीटें फंसी हुई है, ये कहा जा रहा है। दिल्ली में फिर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी में माथापच्ची का दौर जारी है। 35 से 40 सीटों पर फाइनल नाम हुए हैं। हरीश रावत ने यह कहा अगले कुछ रोज में कांग्रेस जारी करेगी लिस्ट। हरीश रावत ने जब मीडिया से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था
कि लगभग 35 से 40 सीटों पर नाम फाइनल हो गए हैं। जो जिताऊ कैंडिडेट हैं उनको मैदान में उतारा जाएगा, ये तय हो चुका है। लेकिन जो बाकी बची हुई सीटें हैं उन पर भी जल्द ही फैसला हो जाएगा। अगले कुछ रोज में कांग्रेस जो लिस्ट है वो जारी कर देगी। ऑलरेडी 35-40 टिकटों का वो अंतिम रूप दे चुके हैं। ये पार्टी के ऊपर है, कभी भी उसका ऐलान कर। अब इसी पर दिल्ली से अविनाश तिवारी लगातार बने हुए हैं। अविनाश का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस को लेकर क्या जानकारी उनके पास है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि गुटबाजी की वजह से ही ये पेच फंसा हुआ है और टिकटों को लेकर लगातार मंथन भी हुआ। तमाम दिग्गज दिल्ली में मौजूद है। अविनाश, क्या लग रहा है कब तक कोई फैसला सुना दिया जाएगा टिकटों को लेकर, क्योंकि कल से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जल्द से जल्द टिकटों का ऐलान कर दिया जाए, ये पूरी कोशिश है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। क्या जानकारी मिल पा रही है कांग्रेस की लिस्ट को लेकर? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो कांग्रेस में जिस तरीके से आंतरिक गुटबाजी है उसका असर टिकट बंटवारे पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई सारे उम्मीदवारों के नाम पर जब चर्चा हो रही है तो कभी प्रीतम सिंह उस पर आपत्ति जता देते हैं तो कभी हरीश रावत उस पर आपत्ति जता देते हैं। यही कारण है कि 7-8 दौर की बैठक अब तक स्क्रीनिंग कमेटी की हो चुकी है, लेकिन 70 सीटों को फाइनल नहीं किया जा सका है। एक CEC भी हो चुकी है और उसमें भी तमाम सारी सीटों को लेकर जो फाइनल किया गया था उसके भी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की जा सकती है। ताजा प्रकरण की अगर बात करें तो जिस तरीके से हरक सिंह रावत को बीजेपी ने निष्कासित किया, अब वो कांग्रेस आलाकमान से लगातार संपर्क कर रहे हैं खुद के पार्टी में लिए जाने को लेकर के। लेकिन वहीं अगर बात करें तो उनको कांग्रेस पार्टी ने अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है और इसके बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर भी विरोध देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के कई सारे कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को खत लिख दिया है और ये अपील की है कि हरक सिंह रावत की पुत्रवधू को टिकट ना दिया जाए। उन्होंने न तो अब तक राजनीति में कोई काम किया है, न तो समाज सेवा में कोई काम किया है और इसके साथ साथ अगर बात करें तो हरक सिंह रावत की भी अभी तक कांग्रेस में वापसी नहीं हो सकी, क्योंकि इसमें यह बताया जा रहा है कि जिस तरीके से 2016 में कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ी थी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बिखर गई थी, उसमें हरीश रावत हरक सिंह रावत को सबसे बड़ा जिम्मेदार मानते हैं और उनकी बयानबाजी की वजह से हरीश रावत लगातार उनसे नाराज रहे। तो पहले हरक सिंह रावत सार्वजनिक माफी मांगे, हरीश रावत की ऐसी मांग है और उसके बाद ही हरक सिंह रावत को पार्टी में शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि टिकट बंटवारा अभी भी रुका हुआ है, क्योंकि तमाम तरह जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं उनके बीच में आपसी सहमति नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि आज 4 बजे एक बार फिर से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, जहां पे कोशिश की जाएगी कि तमाम सारे उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर लिया जाए, उनके नामों पर सहमति बनवा ली जाए और इसके बाद फिर CEC की बैठक सोनिया गांधी की अध्यक्षता में होगी और उस पर फिर अंतिम मुहर लगाने का काम होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 1-2 दिनों में CEC की बैठक करके नामों पर अंतिम मुहर लगा दी जाएगी। बिल्कुल, 1-2 दिनों में स्थिति साफ हो ये कोशिश है, लेकिन कुल मिलाकर के यही कहा जा रहा है कि हरीश रावत ही हरक सिंह के लिए बैरियर बने हुए हैं और इसीलिए आम सहमति नहीं बन पा रही है। प्रीतम सिंह कुछ और कहते हैं, हरीश रावत कुछ और कहते हैं और इसीलिए टिकटों का जो आवंटन है वो भी नहीं हो पा रहा और ऐलान में भी देरी हो रही है। बहुत शुक्रिया अविनाश आपका भी और पंकज आपका भी पूरी जानकारी विस्तार से समझाने के लिए। हरक सिंह रावत की भाजपा से तो छुट्टी हो गई है, मगर अब ये नहीं पता कि हरक की कांग्रेस में घर वापसी होगी भी या नहीं होगी। हरक सिंह रावत पिछले 3 दिनों से दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। उनकी कांग्रेस नेताओं से कई बार की मुलाकात भी हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान ने हरक सिंह को वेट एंड वॉच के लिए कहा है। मतलब ये साफ है कि हरक सिंह जिन तेवरों के साथ बात करते थे अब वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। खबर यह भी है कि कांग्रेस हाईकमान हरक सिंह के मामले पर फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। बेहद सख्त शर्तों के साथ ही हरक सिंह की वापसी मुमकिन है। ऐसे में हरक सिंह अब खुद भी बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। 72 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो गया है हरक सिंह रावत को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित हुए और मंत्रिमंडल से बर्खास्त हुए। और हरक सिंह रावत और उनके समर्थकों को लगता था कि अगर बर्खास्तगी होगी भी तो कांग्रेस का रास्ता उनके लिए बहुत सुगम है, लेकिन ये सुगम रास्ता 72 घंटे बाद भी दुर्गम बना हुआ है। अभी तक उनकी एंट्री और बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात का नहीं होना ये बताता है कि हरक सिंह रावत के कांग्रेस में एंट्री को लेकर कोई ना कोई व्यवधान है। और हरक सिंह रावत के समर्थकों में जितना उनकी एंट्री में विलंब हो रहा है उतनी ही बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। पार्टी सूत्रों की माने और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की माने तो ये जो चेक बैरियर है ये हरीश रावत ने अभी भी हरक सिंह रावत की राह में लगा कर रखा हुआ है, क्योंकि हरक सिंह रावत ने अपने 9 विधायक साथियों के साथ मार्च 2016 में जो सरकार मनी बिल पर गिराई थी वो हरीश रावत की सरकार थी और ये टीस हरीश रावत के मन में कहीं ना कहीं रहती है और चुभती रहती है। और हरीश रावत आज तक भी इस वक्त तक भी ये कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत उत्तराखंड में लोकतंत्र का हत्यारा है। उसने यहाँ के विकास का खून किया, लोकतंत्र का खून किया। और इन सब बातों से, हरीश रावत की बातों से और उनके तल्ख लहजे से लग रहा है कि अभी तक जो एक बैरियर हरक सिंह रावत के रास्ते को दुर्गम बनाने का काम कर रहा है वो हरीश रावत का है।
और ये भी सच है कि दूसरे नेता अभी तक पूरा प्रयास करने के बाद भी हरक को कांग्रेस में एंट्री नहीं दिला पाए, तो उसकी भी एक बड़ी वजह हरीश रावत की सहमति नहीं होना है। अब देखना यह है कि हरक सिंह रावत का सुगम से दुर्गम बन गया ये रास्ता कांग्रेस में जाने के लिए कब सुगम होता है। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। तो हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी को लेकर कहा जा रहा है कि हरीश रावत बैरियर लगाकर बैठे हुए हैं। दरअसल हरीश रावत 2016 में हुए सियासी घटनाक्रम से बेहद नाराज हैं, आहत हैं, मगर उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि इस पर आखिरी फैसला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी को ही करना है। मैं नाराज होने के स्वभाव का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं नम्रता से कोई बात कहता हूँ और जो भी कहना था वो नम्रता से कहा है, नाराजगी से कुछ नहीं कहा है। दूसरी बात जो है, हरक सिंह जी के आने के सवाल पर मुझको निर्णय नहीं करना है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को और प्रभारी जी को निर्णय करना है और जो पार्टी का निर्णय होगा हरीश रावत को मानने को। लोकतंत्र पर नैनीताल पहुंची सरिता आर्य ने कांग्रेस छोड़ने के पीछे अपनी टीस को जग जाहिर कर दिया है। कांग्रेस को कोसते कोसते सरिता आर्य ने जहां महिलाओं की उपेक्षा को लेकर कांग्रेस को घेरा, साथ ही साथ खुद को टिकट ना मिलने का दर्द भी बयां कर दिया। और इतना ही नहीं, सरिता आर्य ने यह भी साफ कर दिया कि भाजपा अगर उन्हें या फिर किसी दूसरे नेता को नैनीताल से टिकट देती है तो वो जीत के लिए जी जान लगा देंगे। होने के नाते एक जो नारा प्रियंका गांधी जी ने यूपी में दिया कि मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं, उसी नारे को लेकर हम उत्तराखंड में भी चल रहे थे। लगा हुआ राज्य है यूपी से, तो मैं यहां पे भी मांग कर रही थी कि हमारी 40% महिलाओं को टिकट दिया जाए। 40 नहीं तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 70 सीटें हैं, तो मैं 20% की मांग कर रही थी। मैं महिलाओं को टिकट दिलाने में अक्षम रही, मैं अपने आप को टिकट दिलाने में अक्षम रही। उसी आत्मग्लानि से ग्रसित होकर आज मैंने पार्टी छोड़ी है। तो नारा बिल्कुल खोखला है, वो खाली दिखावा हो रहा है, सिर्फ यूपी तक सीमित है। और वहाँ उन्होंने करके भी दिखाया, वहाँ पहली जो लिस्ट निकली है उसमें 50 महिलाओं को टिकट दिए हैं, लेकिन उत्तराखंड की महिलाओं को उपेक्षित किया गया है, जिससे उसी से उपेक्षित होकर मैं आज भारतीय जनता पार्टी में आई। वहीं नैनीताल पहुंचे हेम आर्य ने नैनीताल सीट से अपनी ताल ठोक दी है। हेम आर्य ने न सिर्फ ताल ठोकी बल्कि खुद की जीत के आंकड़े भी बता दिए, साथ ही कोविड के दौरान किए कामों को लेकर जनता से वोट की अपील की। 20 साल बीजेपी में रहा, दल बदलू के कारण मैं बीजेपी मैंने छोड़ी और मैं जब कांग्रेस में था तो वो दल बदलू फिर कांग्रेस में आ गए। तो मैं 15-20 दिन पहले अपने घर वापसी हो गई है और इस समय क्षेत्र में लगातार हेम आर्य की हवा है और क्षेत्र में पूरा हेम आर्य को लोग देख रहे हैं। अगर पार्टी ने मुझे विश्वास किया, टिकट दिया, तो मैं 25,000 वोटों से नैनीताल विधानसभा जीतूंगा। आगे बढ़ते विधानसभा चुनाव को लेकर हरिद्वार की 11 विधानसभाओं के लिए आगामी 21 तारीख को नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। सभी पार्टियों के उम्मीदवार सुबह 11 से शाम 3 बजे तक कलेक्ट्रेट भवन हरिद्वार में अपना नामांकन कर सकते हैं। इसके लिए हरिद्वार जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। हरिद्वार कलेक्ट्रेट भवन में सभी 11 विधानसभाओं के लिए नामांकन कक्ष भी बनाए गए हैं। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने सभी नामांकन कक्ष का निरीक्षण देखा और व्यवस्थाओं का हालचाल भी जाना। तो नामांकन की प्रक्रिया हमारे यहाँ प्रारंभ हो रही है और जो हमारे राजपत्रित अवकाश हैं उसको छोड़कर बाकी दिनों यह नामांकन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कलेक्ट्रेट में ही सारे नामांकन होने हैं। 11 विधानसभा सीटों के सभी के कक्ष आवंटित हैं और ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी बता दिया गया है कि सभी का नामांकन प्रातः 11 बजे से और 3 बजे तक नामांकन पत्र होगा। यहीं पर स्क्रूटनी भी की जाएगी और नाम वापसी की भी यहीं पर प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसी बीच एक बड़ी खबर है, रानीखेत से एफएसटी और एसओजी पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। छापेमारी कर 170 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब की बरामदगी हुई है। छापेमारी के दौरान बंद मकान से बरामद हुई है शराब। 10,60,000 बताई जा रही है बरामद शराब की कीमत। विकासनगर से बड़ी खबर है, त्यूणी सहकारी समिति का पूर्व सचिव गिरफ्तार हुआ है। 60 लाख के गबन पर पुलिस ने गिरफ्तारी की है। 2013 से 2019 के दौरान गबन किया। त्यूणी पुलिस ने गिरफ्तार कर सुद्धवाला जेल भेज दिया है।
पिथौरागढ़ से बड़ी खबर है। 24 घंटे में 114 नए संक्रमित मिले हैं। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 403 हो गई है। 5 कोरोना संक्रमितों को हायर सेंटर रेफर किया गया। 15 मरीज जिला अस्पताल में भर्ती हैं। पिथौरागढ़ में 24 घंटे का यह आंकड़ा 114 संक्रमित मिले हैं। जोशीमठ में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। हिमालयी क्षेत्रों में सुबह से ही बर्फबारी लगातार जारी है, जिसके चलते बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, औली, कुंवारी पास समेत दूसरे पर्यटक स्थलों में जमकर बर्फबारी हो रही है। निचले क्षेत्रों में सुबह से ही बारिश हो रही है, जिसके चलते कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। नंदा देवी, नीलकंठ, सतोपंथ, कॉमेंट समेत दर्जनों चोटियां बर्फ से ढक चुकी हैं। बर्फबारी के चलते बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, अलग अलग जगहों से एक जैसी ही तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। एक तरफ जोशीमठ समेत तमाम पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी लगातार जारी है, तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश ने सर्दी बढ़ाने का काम किया है। हम आपको 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी, हल्द्वानी, पिथौरागढ़ में बादल छाए हुए हैं। बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है।